आजकल पैसे कमा सब लेते हैं पर सिर्फ कुछ ही लोग उसे बढ़ा पाते हैं, और जो कोई बढ़ा भी ले तो उस पर इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो आखिर अब आम आदमी करे तो करे क्या? Our today's guest is here to guide you through exactly that. Mr. Farooq Haq is not just an investment banker but also a finance guru, educator and wealth architect. He's been doing wonders in the financial field for over 28 years now. From boardroom to social media, Mr. Haq is on a mission to make finance fun, accessible and most importantly rewarding. तो अगर आपको कभी टैक्स स्लैब से डर लगता है या आप कंफ्यूज्ड हैं कि कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आप बस जानना चाहते हैं कि दुनिया के बाकी देश टैक्सेस को कैसे हैंडल करते हैं, तो यह एपिसोड आपके लिए है। सो लेट्स बिगिन। फारूक सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। और मैं किस पे बात करने वाला हूं आपको पता ही है, क्योंकि एज ए कॉमन मैन हम लोग बहुत ज़्यादा बर्डन अप हो जाते हैं टैक्सेस को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, कि स्मार्ट प्लानिंग कैसे करें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कैसे अपना फ्यूचर बनाएं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। सो टेल मी सर दैट यू नो हाउ यू बिगैन योर जर्नी एंड यू नो हाउ यू प्लान टू बिकम अ CA कोच एंड यू नो देन ऑल्सो यू टॉट ओवर 1 million स्टूडेंट्स, राइट? सो वो जर्नी के बारे में थोड़ा आप बताइए। Thanks for inviting me and it's my pleasure to come here. So it all started in 1998 जब मैं खुद CA स्टूडेंट था। तो CA फाइनल बहुत टफ माना जाता है, तो उसके अंदर हमने एक ग्रुप फॉर्म किया था फॉर ग्रुप डिस्कशंस। और हुआ ये कि अल्टीमेटली मुझे ही उसमें पढ़ाना पड़ा मेरे को स्टूडेंट्स को, और वहाँ से ये जो एक स्किल था वो मुझे समझ में आया कि मैं पढ़ा सकता हूँ। और जब CA पास किया तो मुझे एक ही चीज़ मालूम थी जो मैं कर सकता हूँ, वो था पढ़ाना। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। Why did you choose this? You know, it's a very difficult subject. Taxes क्यों आपने चुना, मुझे ये बताइए। करेक्ट। तो टैक्सेशन, और इसका लॉजिक ये था कि क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो रहता है, लॉ जो लिखा गया है वो तो एक चीज़ है, लेकिन उसको इंटरप्रेट करना क्यों लिखा गया है, क्यों ये लॉ बना इन द फर्स्ट प्लेस। तो पढ़ते पढ़ते ये एक टेक्निक मैंने डेवलप की विच वॉज यूनिक एंड विच पीपल लाइक। सो दैट्स वाई आई केम इन टू टैक्सेशन सब्जेक्ट। और आज भी जब मैं देखता हूँ तो कानून इतने अपने यहाँ जो लिखे गए हैं टफ है उन्हें समझना, इसलिए कई लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते और दे एंड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, ऑफ कोर्स, और फिर फंसते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अच्छा, आई थिंक इंटरप्रिटेशन इज वेरी की टू अंडरस्टैंडिंग द रियल पर्पस ऑफ द लॉ। ओके, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आपके अर्ली डेज की बात करेंगे कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है, आपका कॉलेज डेज कैसे रहे हैं, और कैसे आप नर्चर हुए हैं, आपके परिवार का, आपके पेरेंट्स का उसमें कितना अहम योगदान है, तो उससे भी थोड़ा हमको आप टेक अस थ्रू दैट। सो द बिगेस्ट प्रिविलेज दैट आई हैव गॉट इन लाइफ, नोइंगली और अननोइंगली, इज द बर्थ इटसेल्फ। ओके, तो पेरेंट्स का तो ऑफ कोर्स रोल रहता है, लेकिन शुरुआत से जो मेरी पैदाइश हुई मेहदी बाग इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स है मौलाना अमीरुद्दीन साहब अभी है, तो उनके अंदर में हमारी परवरिश हुई, और उससे जो सीखने मिला है और जो एक ग्रूमिंग हुआ है आप कह सकते हैं, वो इतना अमेजिंग है कि आज भी जितने मेरे स्टूडेंट्स 28 साल में करीबन आपने कहा 1 million ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, वो जब भी मुझे मिलते हैं तो मुझे याद करते हैं और यही कहते हैं कि टैक्स तो आपसे हमने सीखा, वो आज भी हम याद रखते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपसे सीखी है वो है वे ऑफ लाइफ। तो ये बहुत एक खुशी की बात है, और मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो यही है। मैं आपके महादीबाग कॉलोनी में मैं बहुत ज़्यादा क्लोज रहा हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त वहाँ से हैं। मुझे जर्नलिज्म जिन्होंने रास्ता दिखाया, मोइज़ हक सर, वो भी वहीं से हैं। देन फैज़ फजल, मेरे कज़िन ही है। सो मैं बहुत मानता हूँ मोइज़ सर को। इनफैक्ट लाइक यू नो ही हैज़ बीन अ वेरी वंडरफुल गाइड, एंड उनके वजह से जहाँ पे भी हम हैं, तो मैं तो पूरा क्रेडिट मोइज़ हक सर को ही देता हूँ, और बेहतरीन है। तो मुझे बताइए कि सर ये टैक्सेशन जो है, लोग आप कह रहे थे कि रॉन्ग साइड में वो चले जाते हैं। सो विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, विद इन द एम्बिट ऑफ द गवर्नमेंट, लीगल मतलब लीगल जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो उसमें वो कैसे स्मार्ट प्लानिंग कर सकता है एक कॉमन आदमी? तो जैसे हमारी डिस्कशन में हमने डिस्कस किया कि इंडिया में इतने सारे टैक्सेस है अपार्ट फ्रॉम द अदर लॉज। तो इनकम टैक्स है जिसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स में GST है, और कई सारे ऐसे लॉज, एक्साइज ड्यूटी वगैरह। इसमें होता क्या है कि जैसे हम इनकम अर्न करते हैं तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स पे करते हैं, उसके बाद जब हम जाके कुछ खर्चा करते हैं, चाहे आप टीवी परचेज करें या आप होटल में जाए खाना खाने के लिए, तो उसमें अलग से टैक्सेस लगते हैं।
तो ये सब मिला के अगर हम देखें तो हमारा टोटल इनकम का अराउंड 40 to 50% जो है वो टैक्स पे करने में चले जाता है। अब इसको बचाने के लिए लोग गलत रास्ते भी यूज़ करते हैं, जिसको हम टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं या टैक्स इवेजन। यहाँ फंसने के चांसेस बहुत रहते हैं और ये हम एडवोकेट नहीं करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल है वो कभी आपको नहीं सिखाएगा। लेकिन टैक्स प्लानिंग आप ज़रूर कर सकते हैं। इसमें कई सारे एवेन्यूज़ होते हैं, डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी और जीएसटी के अंदर भी, जिससे आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे एक एडवाइस मैं आपको दूंगा कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप एफडी में पैसा रखते हैं और उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं, तो उस पर हाइएस्ट स्लैब रेट यानी 30% तक आप टैक्स पे कर सकते हैं। ओके। लेकिन वहीं अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स के अंदर, ऑफ कोर्स रिस्क फैक्टर इज डिफरेंट, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ कैपिटल गेन टैक्स आता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखें तो सिर्फ 12.5% टैक्स, तो यहाँ 30% है और यहाँ 12.5%। तो वो एक तरीका बन जाता है टैक्स सेव करने का, और जो लीगल है। तो इस तरह से अगर आप प्लान करें, एस्टेट प्लानिंग होता है और वेल्थ प्लानिंग होता है, तो आप कुछ अमाउंट भी सेव कर सकते हैं और वो जो अमाउंट सेव करके आगे उस पर जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, तो फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो आप करोड़ में अर्न करते हैं। ओके, सो दिस इज स्मार्ट प्लानिंग। पर मैं, जैसे आपने कहा कि हम लोग इनकम टैक्स से शुरू करते हैं और इतने सारे टैक्स, सर एक आम आदमी की ज़बान में मैं बोलूँगा कि टैक्सेस के ऊपर हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहा है। जी जी। हर चीज़ पे जीएसटी लगाया जा रहा है। पॉपकॉर्न टैक्स, सर वो पॉपकॉर्न टैक्स मतलब कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न और चीज़ पॉपकॉर्न, इस पे सॉल्टेड पॉपकॉर्न, व्हाई इज दैट? लाइक व्हाई गवर्नमेंट, भले वो शायद वो डाइट कॉन्शियस गवर्नमेंट है तो वो चाह रही है कि लोग ज़्यादा मीठा ना खाएं तो ज़्यादा टैक्स लगा दें, बट देन व्हाई such silly steps government takes which becomes a meme for everyone and to target the government? Why is that? Like as a common person, देखिए मैंने कमाया इनकम, मैंने इनकम टैक्स भर दी, फिर उसके बाद मैं आया, मैंने घर लिया, मैंने अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर दिया, पानी लिया, पानी पे टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी पे भी टैक्स, मैं जाके पार्ले जी की एक बिस्किट खरीद रहा हूँ तो उस पर भी टैक्स भर रहा हूँ, फिर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी का एक टैक्स मुझे भरना पड़ता है, रोडों पे चलने का टैक्स। सो ये इतने टैक्स भरते भरते मैं एक आम आदमी ये सोचता है कि वो कमा खुद के लिए रहा है, अपने परिवार के लिए रहा है, या फिर वो गवर्नमेंट के लिए कमा रहा है। सो सर इस पे आप बताइए कि ये इतना ओवरबर्डन क्यों कर देती है सरकार? आई थिंक द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज आवर इलेक्शंस। अच्छा, इलेक्शन खत्म कर देते हैं क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए सरकार क्या करती है कि पॉपुलिस्ट जो एक्टिविटीज है, जैसे फ्री में पैसा बांटना और ये सब जो आजकल चल रहा है, मैं किसी पर्टिकुलर सरकार के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना किसी के फेवर में हूँ, लेकिन इसकी वजह से क्या है कि जो बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर क्रिएट होता है, फाइनेंशियल बर्डन, अब उसको फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं से टैक्स निकालने के रास्ते गवर्नमेंट को ढूंढने पड़ते हैं। तो हमारा टैक्स सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। अगर आप इसको कंपेयर करें विद से सिंगापुर, तो वहाँ 1 रेट है डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का सेम रेट है, 7% है। जो कोई भी प्रोडक्ट आप ले ले 7% टैक्स आपको पे करना। ओके। हमारे यहाँ मल्टीपल जीएसटी के रेट्स है, जैसे अभी आपने कहा पॉपकॉर्न डिबेट भी चालू है, तो कहीं 5%, कहीं 8%, कहीं 18%, कहीं 30%। तो आई थिंक दिस इज नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट या इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और इसी के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी काफ़ी असर होता है। जो पैसा वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको समझता ही नहीं है कि हमारा पैसा कहाँ जाएगा और कितना टैक्सेशन होगा। सो आई थिंक फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, फॉर द फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी, जो हमारे पीएम चाहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड 20 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो इसके लिए टैक्सेशन रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जीएसटी में भी और इनकम टैक्स में भी। तो शायद अगले 3-4 साल में कुछ इस पे अच्छा कदम आप देख सकते हैं। 3-4 साल, चलिए ठीक है सर। 2014 में जाएंगे। 2014 में ऑनलाइन की सीए क्लासेस स्टार्ट की थी आपने जी। उस टाइम आपके क्या चैलेंजेस आए थे और उस स्टूडेंट्स को पढ़ाने में आपके पर्सनली वो कितना, स्टूडेंट्स को पढ़ाना वो कितना बेनिफिशियल था आपके लिए? तो ये मेरे कह सकता हूँ स्टार्टअप जर्नी का एक पहला कदम था। उसके पहले तो 14 साल मैंने फिजिकल क्लासेस लिए। हाँ। फिजिकल क्लासेस का चैलेंज ये आया कि नागपुर में जब इस्टेब्लिश हो गए थे क्लासेस, तो सारे बच्चे मेरे पास आते थे, तो मैंने बॉम्बे में अपने क्लासेस शुरू किए, फिर पूना में शुरू किए, फिर बेंगलोर में, और ये इतना बर्डन हो गया था कि मैंने सोचा नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो। और दूसरी एक चीज़ होती है जिसको जो आपके व्यूअर्स है उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है ये, कि स्केलेबिलिटी कैसे अचीव करना। अगर आप टीचर्स हैं आज, जो व्यूअर्स हैं मेरे देखने वाले, या कोई भी प्रोफेशन में है, जब हम प्रोफेशन में एक सर्विस देते हैं तो एक टाइम डिवोट करते हैं, और उस टाइम का हमें
मुआवजा मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है। ऑफ कोर्स। अगर इसको मुझे डुप्लीकेट करना है तो वापस से उतने घंटे मुझे इन्वेस्ट करने हैं। तो बिजनेस एंगल से आप इसको स्केलेबल कीजिए। तो वैसे मेरे करियर मैनेजमेंट की भी क्लास चलती है, उसमें सिखाता हूँ मैं कि हाउ टू मोनेटाइज एंड हाउ टू स्केल योर प्रोफेशन। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक बार ये पूरे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दूं तो मैं सिर्फ ना 100 बच्चों को मगर 1000 बच्चों को भी दे सकता हूँ। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माय लेक्चर्स वे बैक इन 2014। उस वक्त कैमराज भी नहीं थे, आज अभी पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। उस वक्त कैमराज नहीं थे, शादी के फोटोग्राफर्स थे, उनसे जाके मैंने कोटेशन लिए थे। अच्छा। बहुत टफ टाइम था। तो पहले तो वो रिकॉर्ड कैसे करना, दैट इटसेल्फ वाज टफ। फिर हमने पूरा स्टूडियो हमारा बनाया, उसको डेवलप किया। अच्छा। जब लेक्चर्स रिकॉर्ड हो गए तो बच्चों को मैंने कहा कि आप लेक्चर्स पढ़ सकते हैं इस तरह से। तो उन्हें चैलेंज आया कि हम भरोसा कैसे करें, हमारे सामने टीचर नहीं दिख रहा, हम कैसे स्टडी करें। कि आपके गोल्स क्या है, उन गोल्स को कैसे आप अचीव करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट गोल, आपको कब गोल अचीव करना है, उसका ड्यूरेशन क्या है, और उसके हिसाब से कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको सही सूटेड है फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। ओके। एंड देन वी प्लान दी होल इन्वेस्टमेंट। ओके। तो इससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। और जब ये मैंने देखा कि इनको फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना सब लोगों को हो। सो देन आई मेड इट ऑन अ प्रोफेशन लेवल कि इसको हम लोगों तक लेके जाए और इसका फ़ायदा सबको हो। सर वेल्थ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट, और कौन सी एज से हमें थोड़ी अवेयरनेस और क्रिएट करनी ज़रूरी है कि कौन से एज से हम ये शुरू कर दें कि वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ हम सोचना शुरू कर दें, लेकिन सो दैट वी प्लान स्ट्रैटेजिकली। सो व्हाट इज़ द एप्ट एज, एंड ऑल्सो आई वांट यू टू टॉक अबाउट कि जो हमारी जो करंट जनरेशन है क्या वो बहुत ज़्यादा अवेयर है या फिर इंक्लाइंड है टुवर्ड्स वेल्थ मैनेजमेंट? अनफॉर्चुनेटली नहीं है, मगर जो होना चाहिए। और उसका जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, फॉल्ट वहाँ पे लाई करता है कि हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं बच्चों को जो कि शायद प्रोफेशन में उनको कहीं काम में नहीं आती। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पैसा, और इसको मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो हर इंसान की ज़िंदगी में है, चाहे आप साइंटिस्ट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, या कोई भी हो प्रोफेशन में हो, पैसे सबके पास होते हैं। ये पैसा आता कहाँ से, इसे इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, कंपाउंडिंग क्या होता है, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, एसेट क्लासेस क्या होते हैं, इसका हमें कोई एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता। एंड दिस इज़ द मेजर रीज़न कि आजकल के बच्चे जो अभी यंग प्रोफेशन में जाते हैं और सैलरी मिलती है उनको, तो वो बहुत सारे फ्रॉड वगैरह में भी फंस जाते हैं, बहुत सारा पैसा लूज़ करते हैं, और अल्टीमेटली उनको कुछ समझ भी नहीं आता कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो आई थिंक एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड अराउंड वेल्थ मैनेजमेंट। वहाँ एक और आपका क्वेश्चन जो था कि वेल्थ क्या होता है बेसिकली, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है सब व्यूअर्स को। वेल्थ इज़ अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। तो इनकम के दो, एक एक्टिव और एक पैसिव। जैसे आप नौकरी करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, वो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम होता है। एक्टिव सोर्स में होता है कि आपको हर बार वो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अगर इनकम इंक्रीज करनी है तो आपको अपनी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी या स्मार्ट वे से काम करना पड़ेगा। पैसिव इनकम वो होता है जहाँ आपको मेहनत नहीं करनी है। ओके। सो इट इज़ इनकम विच इज़ अर्नड ऑन योर मनी। ओके। सो फर्स्ट यू earn money and then that money earned on your active, from your active thing. Yes, and then you invest that money and earn more money on that money. Okay. So that is your passive income. Okay. ये स्केलेबल होती है, इसमें आपको एफर्ट नहीं डालना है। अगर इसका सही तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ये एक्सपोनेंशियली स्केलेबल है। ओके। आइंस्टाइन ने कहा है कि दिस इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ओके। ओके सर, जैसे एजुकेशन सिस्टम में बात किया कि हम लोग एजुकेशन मतलब पढ़ाते नहीं है, अवेयर नहीं करवाते लोगों को कि भैया इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स का कितना रोल है सर? एजुकेशन सिस्टम का तो ठीक है, पर हर सारी तालीम सर घर से शुरू होती है। एग्जैक्टली। तो पेरेंट्स का क्या रोल होता है इसमें कि अपने बच्चों को वो बताएं कि बेटा यहाँ ये एज से आपको इन्वेस्टमेंट करने की सोचना है, ताकि आप एक एज तक पहुंचो तो इतना पैसा आपके हाथ में हो और आपका लाइफ भी सिक्योर हो जाए। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज पेरेंट्स रोल? ये आपने बहुत ही सही सवाल किया है। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे। तो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है तो ये है कि जो बिजनेस क्लास के लोग हैं वो अपने बच्चों को बचपन से बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, पैसा कैसे आता है, कैसे कॉस्ट इफेक्टिव करना है बिजनेस को, वो समझाते हैं। लेकिन ख़ास करके जो सैलरीड क्लास, वो अपने बच्चों को वो कितना सैलरी अर्न कर रहे हैं वो भी नहीं बताते।
ना कि ये समझाते उसको पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना और कैसे उस पर इनकम अर्न करना. सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन आवर कल्चर्स, बिटवीन बिजनेस क्लास पीपल एंड नॉन बिजनेस क्लास पीपल. एंड आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट लैक्यूना. इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है. तो जितने भी पेरेंट्स आज ये देख रहे हैं उनको मैं एक एडवाइस दूंगा कि आप अपने बच्चों से शेयर करिए सबसे पहले तो कि व्हाट इज़ योर इनकम, व्हाट आर योर इन्वेस्टमेंट्स अप टिल नाउ. ऐसे भी मैंने देखा है कि कई बार पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और बच्चों को ये भी नहीं मालूम होता है कि उनके पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है, उनके इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कहाँ हैं और कितने हैं. बिल्कुल. और कल ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि कितने सम 25,000 crores इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इज़ लाइंग विद इंश्योरेंस कंपनीज अनक्लेम्ड. ओह, ओके. पता ही नहीं है. पता ही नहीं है. जाने के बाद किसी फैमिली मेम्बर को पता ही नहीं था कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हर चीज़ अभी जैसे मैं अब उसको थोड़ा सा और कैजुअल वे में बोलता हूँ. आप अपने बच्चों के साथ चिल करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ लोग तो बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं अपने बच्चों के साथ. तो आप थोड़ा अपने वेल्थ के बारे में भी बता दीजिए कि कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है. तो बच्चों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन्वॉल्व करना भी ज़रूरी है, बी इट वेल्थ ऑल्सो. सर, ये GPS ट्रैकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ. ये व्हाट इज़ GPS व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस, वेल्थ एंड एवरीथिंग. प्लीज़ उसको सिंपल टर्म्स में आप समझाइए. सो GPS इज द स्ट्रैटेजी दैट आई हैव डेवलप्ड. उसका फुल फॉर्म है गोल ओरिएंटेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ओके. तो इतना जब मैंने स्टडी किया मार्केट को और सबको इतने सालों से, मैंने देखा कि लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, लाइक यू जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग. आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले ली, आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल दिया, कुछ शेयर्स में डाल दिया, कुछ रियल एस्टेट में भी डाल दिया. लेकिन आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे कोई सोच नहीं है कि आप ये क्यों कर रहे हैं. तो इससे क्या होता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डेड भी हो जाता है. तो गोल ओरिएंटेड जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उसमें ऐसा है कि पहले आप गोल डिफाइन करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल योर रिटायरमेंट प्लानिंग इज वन गोल. योर डे टू डे एक्सपेंसेस आर आल्सो अ गोल. तो गोल का मतलब है जहां भी पैसा लगता है, चिल्ड्रंस एजुकेशन हो गया, वेकेशन हो गया, आप फॉरेन विजिट्स करना चाहते हैं, है ना. तो हर एक गोल है. अब गोल डिफाइन करने से होता है कि कौन सा एसेट क्लास कौन से गोल के लिए सूट करता है, ये हम डिफाइन करते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट. सो शेयर्स मे नॉट सूट मेनी ऑफ योर गोल्स, रियल एस्टेट मे नॉट सूट मेनी ऑफ योर गोल्स, क्योंकि हर एसेट क्लास के अपने रिस्क फैक्टर्स होते हैं और अपने रिवॉर्ड्स होते हैं, अपने रिटर्न्स होते हैं. उसका एक ड्यूरेशन भी रहता है. जैसे रियल एस्टेट देखें तो अगर आप 20 साल तक इन्वेस्टेड नहीं रहे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे. कम से कम 10 से 15-20 साल तक आपको इन्वेस्टेड रहेंगे. वहीं अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है, बहुत ही शॉर्ट टर्म है, तो आप बैंक FD में भी पैसा रख सकते हैं क्योंकि रिस्क नहीं लेना है आपने. रिस्क नहीं लेना है. लाइक चिल्ड्रंस एजुकेशन, यू हैव टू पे द फीस आफ्टर 3 years. यू कैन नॉट टेक रिस्क, सो यू हैव टू कीप इट इन FD. तो रिस्क फैक्टर्स है, रिवॉर्ड्स है, और एसेट क्लासेस के अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने न्यूआंसेस होते हैं. तो हर एसेट क्लास हर गोल को सूट नहीं करता है. इसलिए गोल स्पेसिफिक अगर आप पोर्टफोलियोज रखेंगे तो अचीव भी करेंगे और खुशहाल जिंदगी भी जी सकते हैं. ये GPS की यूज़ करके अगर किसी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो एग्जाम्पल एक बार आप बताइए कि भैया मैंने ऐसा GPS मतलब गोल ओरिएंटेड पोर्टफोलियो मैंने सेट करके दिया था और उसको आज उसका बेनिफिट एक मेरे क्लाइंट को या फिर जिसको भी बताया था उसको बहुत बेनिफिट कर रहा है. तो जैसे मैंने आपका एज अ प्रोफेशन, तो मैंने अभी 1.5 साल हुआ इसको. उसके पहले दोस्तों को और उनको काफ़ी टाइम से मैं हेल्प कर रहा हूँ. तो एक फ्रेंड था, उसको कार लेनी थी. तो मैंने कहा एक काम करो कि तुम्हारी 25 लाख की कार है, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अ फ्यू शेयर्स. तो हमने उसका कुछ पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया. अच्छा. और 2.5 साल हुए, फिर मैंने कहा कि नाउ यू कैन बाय अ कार ऑन EMI. और इससे क्या हो रहा है कि अब उसका पूरा EMI यहाँ जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं उसके पोर्टफोलियो के ऊपर, वो शेयर्स के अंदर, वो EMI उससे पूरा EMI जा रहा है. अच्छा. और 7 years का लोन है, और हमारे प्लान के हिसाब से 7 years जब कंप्लीट होंगे उसका पूरा EMI भी पे हो जाएगा. और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो और भी बढ़ता रहेगा. अच्छा. So then he can buy another car after 7 years and then another car. He will not have to spend anything out of his pocket. कार से बेटर घर ले लें तो अच्छी बात है, नहीं तो कार पे कार. सर मुझे भी आप सेट करके बता दो, मैं आपको अभी लाइव बताऊंगा अपना पोर्टफोलियो. जी. और शेयर में इन्वेस्ट किया है, सिर्फ लाल ही लाल दिख रही है वहाँ पे. मतलब हर चीज़, पूरी ज़िंदगी लाल हो गई है. कोई इन्वेस्टमेंट पे कोई रिटर्न नहीं. सुबह उठ के जब मैं खोलता हूँ अपना पोर्टफोलियो तो मुझे एंजाइटी डबल हो जाती है, डिप्रेशन में भी जाने के बहुत चांसेस हैं. अब बताइए सर कि उसका मैं कैसे प्लानिंग करूँ, बिकॉज हाउ सिक्योर इज इन्वेस्टिंग ऑन शेयर्स. तो अभी आपको लाल इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट्स डाउन है. मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको दिखाई देता हूँ महीने से. जी. लेट मी शो यू. इट्स अ
इट्स अ लाइव एग्जाम्पल दैट मेरी ज़िंदगी कितनी बेहतरीन चल रही है। मैं आपको बताता हूँ सर, ये देखिए, स्क्रीन पे तो नहीं बता सकता, ये देखिए सर, क्या बात है। ये हालत है सर। जी। तो आपने कब शुरू किया था इन्वेस्टिंग? ये मुझे हो गया है तकरीबन 1 साल हो गए हैं मुझे। एक साल हो गए। कुछ पैसे मुझे रिटर्न भी मिले, पर हाल फिलहाल में तो ये पूरा। जी। तो ये अभी आप अकेले नहीं है इस फील्ड में। हाँ, पिछले 3 महीने से हर कोई लाल में है। तो ये सर ये ग्रीन होगा क्या, मतलब यू नो? And so the first mistake that I did. No, that you don't do now is don't panic. No, I'm not panicking. Look at me. Chill, you're chill. That's great. So chill out. Give time. तो ये हर बार होता है कि इसके भी साइकिल्स होते हैं। Okay. तो एक जैसे मैंने अभी आपको कहा कि गोल्स के लिए अलग अलग एसेट सूट करते हैं। अब ये एसेट क्लासेस के भी साइकिल्स होते हैं। तो हर एसेट हर बार ग्रोथ में ही आपको नहीं दिखेगा। तो इक्विटी के भी साइकिल्स होते हैं। Of course. तो अभी जैसे 3 to 4 years was a bull run, तो लोगों ने बहुत पैसा बनाया। अभी ये थोड़ा डाउन पे आ गया है, थोड़ा फ्लैट पे भी जाएगा, वो फिर अप जाएगा। सो यू हैव टू जस्ट वेट, ओके, डोंट पैनिक, वेट है। और यहाँ आपको करना ये है कि रीअलाइन विथ योर स्ट्रैटेजीज। तो जो भी आपका गोल है जिसके लिए आप ये सेव कर रहे हैं, उसके लिए अभी बेस्ट सूटेड क्या है। तो अभी जैसे ये 1 साल 1.5 साल क्या होगा कि ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ नहीं दिखेगा, यानी हर एक शेयर नहीं बढ़ेगा। जैसे लास्ट 4 years में 70-80% शेयर्स वर राइजिंग, बहुत ही कम डिक्लाइन होते थे। अभी उसका उल्टा होगा, अराउंड 10 to 20% ऑफ द शेयर्स विल ग्रो, 80% विल बी स्टैग्नेंट और मे बी डाउन। ओह, इज इट? यस। तो आपको रिसर्च ज़्यादा लगेगा और स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा। सो व्हाट आर द सेक्टर्स सर कि जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, आपके मतलब अंडरस्टैंडिंग से? जैसे डिफेंस काफ़ी अच्छा था, अभी थोड़ा नीचे है, लेकिन वो फिर ऊपर जाएगा बिकॉज ऑफ ऑल दी द ट्रेड्स विच आर गोइंग ऑन, द डिमांड विच इज़ देयर। तो सेक्टर एनालिसिस जो है वो आपको करना है कि कहाँ डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पे ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, एग्रीटेक है, और फ्यूचरिस्टिक जैसे AI टेक्नोलॉजीज है, IT स्टार्टिंग टू पुल अप अगेन, तो IT इज़ ग्रोइंग। तो ये आपको रिसर्च करते रहना है, और शॉर्ट टर्म रिसर्च है ये, यानी अभी ऐसा नहीं है कि लॉन्ग साइकिल्स होंगे। तो कोई एक सेक्टर 3 महीने ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर कोई सेक्टर पुल अप करेगा। तो शॉर्ट डिसीजंस लेकर के आपको चलना है, पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। कुछ आप लॉन्ग टर्म में डाल के रखिए, उसको टच मत करिए। जो आपको मालूम है कि अच्छे शेयर्स है और ये आगे बढ़ेंगे, तो उसको छोड़ दीजिए 4 साल। लेकिन कुछ अमाउंट को निकाल के शॉर्ट टर्म चर्निंग जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ा सा आप करिए, तो एवरेज आउट आप फिर से पॉजिटिव में आ जाएंगे। ओके, सो ये आई डेफिनेटली विल सिट आफ्टर दिस, एंड वो मैं जो 3-4 लेके रखा है जो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखे हैं, वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सर, एक इंसिडेंट जैसे फॉर इंस्टेंस आई ऑल्सो नो दैट यू बिगैन योर स्टार्टअप एंड यू ऑल्सो एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी, बट आपने रीजनरेट भी उसे किया था। मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा सर कि मैं कहाँ पे मुझे हर्ट हुआ है। मैंने इलेक्शंस के दौरान ही कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, क्योंकि मैं शेयर्स में ट्रेडिंग शेयर्स में इन्वेस्ट किया है मैंने। तो मैंने कुछ अच्छा हैंडसम अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया था, और लेकिन टाइमिंग की वजह से मैं स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया था उसे। तो वो मैंने जो अमाउंट था उस पर जो मुझे गेन हुआ था, आई एंड अप लूजिंग दैट गेन ऑल्सो, एंड ऑल्सो द एंटायर कैपिटल अमाउंट इन अ डे, स्पैन ऑफ नॉट इवन अ डे, इन लाइक आवर्स। सो सर, अब मुझे बताइए कि मुझे वो पैसा रीजनरेट मैं कैसे करूँ, गिविंग योर एग्जाम्पल कि आपने जब अपना स्टार्टअप शुरू किया और उसमें इतने सारे पैसे गंवाए, तो आपने रीजनरेट कैसे किया उस मनी को? तो इन्वेस्टमेंट अगर आपको एज अ प्रोफेशनली करना है और अच्छा अमाउंट बनाना है, तो उसके अंदर एक एग्जिट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट एग्जिट पॉलिसी सेव्स यू फ्रॉम फर्दर लॉसेस। तो जैसे शेयर मार्केट में एक स्टॉप लॉस करके एक कॉन्सेप्ट होता है, तो जब भी आप ट्रेड करें या वो, तो उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अच्छा। सो एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो हर इंसान ने पहले तो अपना रिस्क जो है उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम जैसे हमारे क्लाइंट्स सबसे पहली चीज़ ये करते हैं कि उनका रिस्क टॉलरेंस कितना है, वो इवैल्यूएट करते हैं कि वो 20% 30% कितना रिस्क झेल सकता है एक इंसान। तो दैट इज़ वेरी क्रूशियल। तो चाहे मेरा स्टार्टअप जर्नी हो या इवन शेयर मार्केट जर्नी, तो वो एक एंगल बहुत समय से दिमाग में रहता है कि इसके नीचे लॉस नहीं आना चाहिए। इफ दैट इज सो, एग्जिट फ्रॉम देयर। लोग क्या करते हैं कि उससे एक
लगाव हो जाता है कि नहीं यार मेरे 20% डूब गए, लेकिन मैं 20% कैसे डूबने दूँ, तो वो लगे रहते हैं एंड देन दे लूज कम्प्लीटली। तो एग्जिट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है, चाहे वो स्टार्टअप के अंदर हो, चाहे शेयर मार्केट में हो, या इवन रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में भी हम देखते हैं कि रियल एस्टेट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम, और जैसे मार्केट या कोई एरिया का प्राइस डाउन हो जाता है, या आपके प्रॉपर्टी अगर उसमें आ गए, कंट्रोवर्शियल कुछ उसमें आ गए, सो द बेस्ट थिंग इज टू एग्जिट, बुक अ लॉस एंड एग्जिट फ्रॉम देयर एंड रीइन्वेस्ट इनटू सम अदर एसेट दैट विल ग्रो फास्टर। तो यहाँ का लॉस आप दूसरे एसेट से पूरा रिकवर भी कर लेते हैं और उसको आगे ग्रो भी करते हैं। सर, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क को बैलेंस आउट करने के लिए आप यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाउ टू बैलेंस रिस्क एंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली? तो यंगस्टर्स के लिए सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि दे ऑलवेज लुक फॉर रिटर्न्स। इन्वेस्टमेंट का जो पहला चैप्टर है, अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है यंगस्टर्स में, वो है कि एक दिन में पैसा डबल होना चाहिए। क्विक कॉमर्स, क्विक रिटर्न्स इज व्हाट इज ट्रेंडिंग, एंड दिस इज आई थिंक अ बिग मिस्टेक दैट दे डू। आप स्टेडी ग्रोथ की तरफ जाइए, लॉन्ग टर्म इनकम बनता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट जो एक्सपोनेंशियल इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म में ही आता है। आप एक दिन में कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। तो एक दिन शायद ऊपर जाए, दूसरे दिन ऊपर जाए, जैसे आपके साथ हुआ, लेकिन वो 3 दिन बाद वापस जीरो भी हो सकता है। मैं तो पूरा जीरो हो गया सर। वेल्थ मैनेजमेंट में लोग कौन सी ऐसी एक जनरल एक गलती आप देखते हैं कि यार लोग ये बार बार ही करते रहते हैं, उसके बारे में आप बताइए कि व्हाट इज दैट मिस्टेक दैट पीपल ऑफन डू ड्यूरिंग वेल्थ मैनेजमेंट? तो सबसे पहली मिस्टेक तो है प्लान नहीं करते हैं। सो विदाउट प्लानिंग यू डू समथिंग। ओके। नंबर 2, सही एडवाइस नहीं लेते हैं। जैसे आप बीमार हुए और आप अपने आप दवा खाने जाके दवाइयाँ खरीद रहे हैं, सो दैट इज नॉट how you'll get better in life. You need to talk to a doctor, a consultant. So I think that's very crucial. लोग कहते हैं कि कंसल्टेंट पैसा लेगा या जो भी, तो but that is I think necessary. You need that advice. Of course. Yeah. Of course. So GPS strategy and HNIs. This is a very new term for me. और young investors के लिए ये कैसे, ये how is it different? Yeah. So GPS basically strategy is for everyone. Goals keep changing. So for a youngster, the goal can be his marriage or further education, or if he's just married person, then his children's education. So जो रोजमर्रा की चीजें हैं, और आगे जो crucial elements है लाइफ के events है, उसके लिए प्लानिंग करना है। For HNIs, because they have lot of wealth, they have already taken care of these things, वो settled है। अब उनके लिए अलग goals होते हैं, like legacy planning, या कोई स्टार्टअप उनको डालना है आगे चल के, अर्ली रिटायरमेंट लेना है, और उसमें कुछ और इन्वेस्ट करना है। दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर प्रोफेशन, जो आजकल हम आईटी सेक्टर में काफी देखते हैं। वंस दे अचीव दैट 40 इयर्स ऑफ एज, दे थिंक ऑफ डूइंग डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। सो ये सब चीजें चेंज होते रहती है। एंड फॉर सुपर HNIs, जो अल्ट्रा HNIs है, उनके वेल्थ गोल्स और अलग होते हैं। व्हाट इज दैट HNI? सो HNI इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ओके। जिनके पोर्टफोलियो ज्यादा है, यानी बेसिकली हु हैव टेकन केयर ऑफ देयर डेली नेसेसिटीज एंड डेली नीड्स एंड रिटायरमेंट थिंग्स आर प्लान्ड। उसके ऊपर है तो HNIs, सुपर HNIs 100 crores प्लस जिनके पास है, तो उनके भी अपने गोल्स अलग अलग है। बिग टेक ओवर्स है, बिजनेस टेक ओवर्स होते हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस है, और ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो गोल्स कीप चेंजिंग, और जैसे मैंने आपको कहा, गोल्स के हिसाब से जो एसेट क्लास है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं वो चेंज होते रहता है, रिस्क फैक्टर्स चेंज होते हैं, सो इट गोज ऑन। सर, करियर के इफ लाइक अगर मैं करियर स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं कैसे अपना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सकता हूँ? व्हाट शुड आई डू ड्यूरिंग माय अर्ली स्टेज? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो यंग बच्चे देख रहे हैं आज, तो ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप 50,000 भी अर्न करते हैं पर मंथ, तो आपके जो रेगुलर एक्सपेंसेस है, हॉस्टल में आप रहते होंगे, खाना पीना एंड गोइंग आउट फॉर लंचेस एंड डिनर्स, उसको थोड़ा सा कर्टेल करिए। सबसे पहले आप बजटिंग सीखिए एंड ट्राई टू मिनिमाइज योर अननेसेसरी कॉस्ट्स। जो हम खर्चा करते हैं, जो वेस्टेज ऑफ मनी है, उसको कम करिए। ओके, एंड सेव एटलीस्ट 50%। टिल यू आर अलोन, यू आर सिंगल, you should save at least 50% of your salary, and after saving that you ascertain your goals in life कि ये मेरे immediate 10 years के goals हैं, और उनके लिए आप investment करना चालू कर दीजिए। I think that's the best advice. Yeah. But then youngsters these days are they are more into wasting the money. Yeah. Like दिन में 3 बार कॉफ़ी पी लिया, दिन में 2 बार कैफ़े चले गए, ऐसा लग रहा है कि घर में कॉफ़ी नहीं बन रही, खाना भी नहीं बन रहा है। जी जी। सो सर, ये हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट कि आप थोड़े जो अपने फ्लैशी लाइफस्टाइल हैं उस पर भी थोड़ा सा
मतलब कर्ब करके कंट्रोल लाके आप इन्वेस्टमेंट की तरफ भी ध्यान दें? हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? तो उसके लिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, एंड इफ यू रियली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यू विल ऑटोमेटिकली स्टॉप वेस्टिंग योर मनी। कि कंपाउंडिंग जो है, जिसको आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है, तो ऐसा है कि अगर आप 1 रुपया आज इन्वेस्ट करते हैं, और एक रूल ऑफ 72 है, ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक दिस आर प्राइमरी लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको हम कहते हैं। तो 72 ऐसा है कि जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं, लाइक यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड यू आर गेटिंग 15% रिटर्न पर एनम, तो आप 72 को 15 से डिवाइड करिए, अराउंड 4 पॉइंट समथिंग आता है, 5 पॉइंट समथिंग, यानी 5 साल में आपका पैसा डबल होगा। तो अगर आप 1 रुपया आज इन्वेस्ट करते तो 5 साल में 2 रुपये हो जाएंगे। अगले 5 साल में 2 का 3 नहीं होगा, 2 का 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और अगले 5 साल में 4 का 8, एंड देन 8 becomes 16, 16 becomes 32, 32 becomes 64. So the longer the time that exponential growth comes in, it kicks in. तो अगर आप 1 रुपया भी आज वेस्ट करते हैं अननेसेसरी, आपने नॉर्मल टी भी मिलती है, चाय मिलती है अपने फुटपाथ पे 30 रुपए की, और आप अननेसेसरी बैठ गए कोई ब्रांडेड उसमें कैफे में, और आपने 300 रुपये कॉफी पी, यानी यू हैव वेस्टेड 270 रुपीज। तो फिर 270 रुपी वेस्ट नहीं हो रहा है, यू आर एक्चुअली वेस्टिंग सम लैक्स। जो अगले 25 साल में 1 लाख रुपया होता है, वो आज 270 रुपये आपने वेस्ट किया है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मनी दैट यू लूज ऑन अननेसेसरी स्पेंडिंग। ऑफ कोर्स ये 25 साल बाद आपको बहुत तकलीफ देगा। यंगस्टर्स की सर बात कर रहे हैं, तो अभी मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि लॉट ऑफ यंगस्टर्स दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ट्रेडिंग, दे वांट टू बिकम ट्रेडर्स। उनको क्या लगता है कि एक दिन में पैसा 10 दिन में डबल हो जाता है, हर दिन, मतलब सुबह उठो 9 बजे, 3 बजे जेब में पैसा लेके निकल जाओ, मतलब ऐसा, लाइक यू नो दे वांट टू लर्न हाउ ट्रेडिंग कैसे होती है, शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं सर ये, पर देन इन द एंड दे एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, पैसा चले जाता है, वो बच्चा डिप्रेशन में चले जाता है, फिर उसके आगे कुछ करने का कॉन्फिडेंस नहीं बचता है। सो व्हाट इज ल्योरिंग देम कि भाई वो ट्रेडिंग में आ जाए, व्हाट इज अट्रैक्टिंग देम? तो बहुत सारे आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाँ, और आधे ज़्यादा उसमें फेक है। वो अपनी बहुत बेहतरीन लाइफस्टाइल वगैरह दिखाते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, कि उनके पास इतने कार्स है, मर्सिडीज बेंज, फलान ढिंकाना, और जो एक्चुअल में होता नहीं है, ये फेक है। एंड दे बेसिकली इट्स अ रैकेट, बिग रैकेट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री, जो बच्चों को ल्योर करता है, प्रोफेशनल्स को भी इसमें ल्योर करता है, एंड दे यू नो गिव दोस टिप्स। ये जो टिप मार्केट है, तो अगर आप टिप्स पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरा एडवाइस है कि बिल्कुल उसको बंद कर दीजिए। डू ट्रेडिंग बट आफ्टर प्रॉपर रिसर्च। तो पहले आप स्टडी करिए ट्रेडिंग क्या है, फंडामेंटल रिसर्च, टेक्निकल रिसर्च क्या होता है। सर वन मोर थिंग आई वांट टू फोकस ऑन दैट, यू नो म्यूचुअल फंड्स एंड रियल एस्टेट, जी जी, इसमें इसको बैलेंस आउट, यू नो डाइवर्सिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ों में? जी, सो देयर आर एक्चुअली मेनी एसेट क्लासेस। इंडिया में क्या है कि जो आम इंसान है उसको 2-3 ही मालूम है। एक तो गोल्ड में इन्वेस्ट होता है, रियल एस्टेट इज फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली द बिगेस्ट एसेट क्लास इन इंडिया। जो इंडिया में टोटल इन्वेस्टमेंट होता है उसका 50% से ज़्यादा रियल एस्टेट में होता है। तो रियल एस्टेट ऑफकोर्स एक एसेट क्लास है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उसके रिस्क फैक्टर्स भी है, जैसे आपने अगर लैंड परचेज किया और कोई घुस पे बैठ गया उसके ऊपर, तो बहुत नुकसान होता है उसमें। एंड रिवॉर्ड्स आर ऑलवेज देयर, बट द ग्रोथ इज स्टेडी। मेरे हिसाब से ये भी एक एसेट क्लास बहुत ज़रूरी है हर किसी के पोर्टफोलियो में, क्योंकि मैंने उल्टा भी देखा है कि लिक्विड और इलिक्विड, ये मेन डिफरेंस है इसका। तो रियल एस्टेट इज एन इलिक्विड एसेट, बेचने जाओ तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो अच्छा भी होता है। क्योंकि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कई बच्चे पैसा उड़ा देते हैं, और अपन भी कभी कभी यू नो इमोशन में आके कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो स्टॉक मार्केट लिक्विड है, लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी है कि कई बार हम पूरा पैसा गंवा भी देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो बचाता है वो है आपका रियल एस्टेट, जिसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, छोड़ दिया, बिक नहीं रहा है, इसलिए वो बच भी गया है। सो इट हैज टू बी देयर इन योर पोर्टफोलियो। तो अराउंड आई वुड से 30%, इफ यू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ मोर देन 5 CR, तो 30 to 40% आपका रियल एस्टेट में और बैंक FD में होना भी जरूरी है, एंड अराउंड 60% इन लिक्विड एसेट्स। ओके सर, वेल्थ बिल्ड करते वक्त यू नो लाइफ भी एंजॉय करना है, सो उसका कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए कि इंसान को, कॉमन मैन को, उसके बारे में भी लाइक यू नो वी शुड डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। एंड आई पर्टिकुलरली बिलीव इन दैट। नहीं तो पता चला वेल्थ मैनेजमेंट ही करते रहे, कुछ एंजॉय नहीं किया,
और फिर तो सब छोड़ के चले गए नीचे. So how to balance these things, you know, while building your wealth, how can you enjoy your life also? Exactly. Yeah. और इसलिए यानी जब भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं तो उनको सबसे पहले मैं वही सिखाता हूँ कि फन फाइनेंस विद फारूक. Okay. So how to enjoy life? That is the basic thing. We have come here and this is one life that we have got. हाँ. और हम पैसा कमा के सिर्फ छोड़ के जाएंगे तो मतलब क्या है? वैसे तो सब यहीं छूटने वाला है. छूटने तो यही वाला है. So experiences are very important. You go on vacations. I go on vacation every 6 months. Okay. On a trip at least, and I enjoy life. Basically, sit out with your friends. You know, enjoy, but don't waste money. So you plan for it. You know. So therefore, in GPS, one of the goals that we keep, which is very important, is the life's enjoyment. So that is also a goal. So you plan for your foreign vacations. You plan for, you know, all the things that you love for. So I have got one client who's a golfer. Okay. And he loves playing golf, and he wants to visit all the golf courses in the world. All the major golf courses. Okay. So we have made a plan for that. Sir, please elaborate more on that golfer client that you have, and how are you planning, you know, for him? So he's my old friend and client. So he wants to visit, you know, all the major golf courses in the world. He's so basically fanatic about golf. And now he's also introducing his daughter into golf. Okay. So we have made a plan for his daughter also. So she's young right now, in 10th, but he has great vision for her, you know, and he wants to train her and basically take it on an international circuit. Take her on the international circuit. Okay. So we have started planning for it. And you know, golf is a very costly sport. Very costly sport. So you need a lot of funds for that. So we have started a fund for that in the GPS strategy. And we'll be building enough money there so that it supports her in her touring and, you know, staying, accommodation and the golf fees and all. Of course. इनका तो ये मतलब फॉर इंस्टेंस जैसा पोर्टफोलियो मेरा है, मैं तो यहाँ का वायुसेना नगर का अगर गोल्फ कोर्स विजिट कर लूँ तो बहुत है. He wants to visit पूरे all over India का, नहीं the world. Sorry. So sir, we were talking about, you know, how to enjoy life also while you know, grow your wealth. तो सर आप और इस पे कुछ लाइट डालना चाहेंगे? Because the next topic that I'm focusing on is ये 2025 की जो फाइनेंशियल वो है, जो ट्रेंड्स हैं, उसके साथ वो कैसे बैलेंस करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को? हाउ टू बैलेंस? यस, बिकॉज वी हैव सीन, जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये फाइनेंशियल ट्रेंड्स के साथ हम लोग अपनी वेल्थ मैनेजमेंट को कैसे अलाइन करें? जी. या सो बेसिकली 2025 जैसे हमने पहले भी देखा इज गोइंग टू बी अ टफ ईयर. मोर वोलेटिलिटी विल बी देयर इन द मार्केट. तो आपको जो वॉलेटाइल मार्केट्स होते हैं, जैसे समुंदर होता है, अगर बहुत वॉलेटाइल है तो जो शिप का कैप्टन है, he has to be very strong, you know, to take the headwinds and drive through. But it gives a lot of opportunities also. So you have to be razor sharp this year in picking your investments. अगर आप knowledge रखते हैं तो आप पिक करिए, otherwise you rely on mutual funds, you rely on PMS. हाँ, so ये फाइनेंशियल ट्रेंड्स के साथ आप वेल्थ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, ये दोनों को आप बैलेंस आउट करने की. ओके. So that balancing is very important. सो दिस, ये सर, ये तो फाइनेंशियल मतलब जो फाइनेंशियल ट्रेंड्स हैं, इसके साथ आप फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे अलाइन करें, वेल्थ मैनेजमेंट को कैसे अलाइन करें, पर इन सारी चीज़ों में आप इतना इन्वेस्ट ना हो जाएं कि आप अपनी लाइफ एंजॉय करना बंद कर दें. सो हाउ टू बैलेंस आउट दैट? एग्जैक्टली. तो लाइफ को तो एंजॉय करते ही रहना चाहिए, बिकॉज वन मोमेंट विच इज गॉन इज नेवर गोइंग टू कम बैक. मनी लॉस्ट विल कम बैक, बट द लाइफ्स मोमेंट्स आर नॉट गोइंग टू कम बैक. सो ऑब्वियसली, क्योंकि आपका अगर पोर्टफोलियो डाउन है इस साल, मान लो 20%, 10% डाउन है, तो आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं भी कर सकते, बट एटलीस्ट प्लान फॉर स्मॉलर विजिट्स. फॉरेन ट्रिप की जगह आप डोमेस्टिक ट्रिप जाइए, लेकिन एंजॉय ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप टेंशन बहुत लेंगे इसका, एंड दैट इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट. यू कैन नॉट टेक टेंशन एंड यू कैन नॉट पैनिक. एवरी मॉर्निंग इज द सेम स्टोरी. सर, ऑल्सो मैं आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमने, like I want to ask that, you know, financial planning, wealth management and everything we've spoken about. So insurance जो होता है, क्या वो भी wealth management या financial planning का हिस्सा है? Of course, that's a very good question. And I think the first step in wealth planning is actually protection. So there are 4 layers as I talk to my clients. First is the protection. तो एक तो आपका health और आपका life, ये दोनों बहुत important है. Health इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, दोनों सबसे पहला स्टेप है इन गेटिंग अहेड.
और उसके बाद आता है सेफ्टी. सो यू नीड योर बैंक FDs and debt funds and all which are safe, which will not go down in the volatility of market. The next is of course the growth, the third step, where you invest in growth oriented assets like stock market and all. And of course the fourth one is the pleasure. So as we were talking about the pleasure stuff also, कि life को enjoy भी करना चाहिए, तो that is the fourth step in the wealth management strategy. तो इंश्योरेंस के भी हम बात करते हैं. तो इंश्योरेंस इतना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको कुछ भी होता है, सो योर फैमिली इज एट रिस्क, राइट, एंड दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दैट सेम लाइफस्टाइल. तो इसलिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले जो यंगस्टर्स है वो टर्म इंश्योरेंस पे ध्यान दे. सो एट अ वेरी मीगर अमाउंट यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस. ओके, तो टर्म इंश्योरेंस है. सेफ्टी इंश्योरेंस होते हैं और यूलिप्स भी होते हैं. अगर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी करिए और साथ में यूलिप्स भी लीजिए, जो यू गेट सिमिलर रिटर्न्स. लेकिन यूलिप का एडवांटेज ये है कि उसमें टैक्स प्लानिंग भी हो सकता है. ऑफ कोर्स सारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होगी कि उन्हें ये सब टर्म्स समझें, तो सर आप थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन करके बताएं कि व्हाट इज यूलिप, व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस. यूलिप इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है. वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो उसमें रिस्क एसोसिएटेड रहता है, लेकिन साथ में इंश्योरेंस भी रहता है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट. ओके. और जो नॉर्मल रेगुलर प्लान्स होते हैं उसमें रिस्क नहीं रहता है, लेकिन रिटर्न लो रहते हैं. 6 to 7% रिटर्न आपको मिल जाएगा, जो नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसीज. और टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप अगर जिंदा, जैसे 30 years का इंश्योरेंस निकाले, इफ आई सर्वाइव फॉर 30 years देन आई डोंट गेट एनी मनी बैक. ओके जी. तो वो सिर्फ इंश्योरेंस, जैसे हम कार का इंश्योरेंस लेते हैं उस तरह से लाइफ इंश्योरेंस रहता है. यू पे द इंश्योरेंस प्रीमियम. इफ योर कार इज वेल एंड गुड फॉर द होल ईयर, यू डोंट गेट एनी मनी बैक. Next year you have to take insurance again. Forget about that so money. Similarly it's like life insurance. उसको टर्म पॉलिसी कहते हैं. अच्छा. तो उसमें प्रीमियम बहुत कम रहता है and you get a good amount of insurance. Okay. So if you have lesser money to spend, then go for term insurance. If you want to invest more, then go for the regular plans. Okay. और आपके म्यूचुअल फंड्स वगैरह पोर्टफोलियो अलग से है, तो इंश्योरेंस में फिर आप रेगुलर प्लान लीजिए. There's another insurance, sir, when you you pay the premium and if you survive you get a good amount also back. So what is that insurance? So वो या तो रेगुलर प्लान होता है, जिसमें 6-7% से कंपाउंडिंग होता है. और यूलिप है, तो यूलिप में मार्केट रेट से कंपाउंडिंग होगा. दोनों में आपको पैसा वापस मिलेगा. ओके. सर्वाइवल पे भी, और अगर डेथ होता है तो डेथ पे. ओके, ग्रेट. Lately that life insurance, mediclaim policies तो निकाल रहे हैं. Nowadays people are the companies that also introduce pet insurance because people they love their pets so much that they've come up with this new idea of pet insurance. So can you tell me what is that, how feasible or how कितना important है pet insurance भी हमारे life में. तो अभी मैं एक recent study पढ़ रहा था कि लोगों ने, अभी क्या है कि population decrease हो रहा है. So because there is huge cost involved in education and everything of children, so people are having less children, and to that fill that void, mainly they are adopting pets. So pets are replacing children nowadays. Wow. So I read it in the newspaper some time back, and therefore companies have come up with these policies for pet insurance because parents get very involved with their pets and all. So they want insurance. So those are the things which are upcoming in the market. Okay. You have a lot of pet food also. there are a lot of startups I have seen in Bangalore, which are specifically for pets. Daycare for pets. Yeah. मैं अभी बात भी कर रहा था सर कि मुंबई में मैं कुछ दिन था, तो आई वाज लाइक बैंड्रा में था मैं, तो ऐसी पेट्स की बात हुई, तो वहाँ पे बताया गया कि एक बंदा है जो ये पेट्स को घुमाने का काम करता है. वो आता है आपके बिल्डिंग में, सोसाइटी में आएगा, आपके जितने पेट्स रहेंगे सबको एक साथ सुबह वॉक पे लेके जाएगा, लाके फिर ड्रॉप कर देगा, फिर इवनिंग में भी आएगा 5-6 बजे के करीब, लेके जाएगा, 1 घंटा घुमाएगा पेट्स को और लाके छोड़ देगा. पीपल हैव गॉट सो बिजी, बट देन दे हैव ऑल्सो फाइंड, लेकिन उन्होंने ढूंढ लिया है एक ऑल्टरनेटिव कि हम अगर नहीं भी अवेलेबल हो तो हमारे पेट का ध्यान रखने के लिए कोई इंसान रहे. मतलब कैन यू इमेजिन कि आदमी के बच्चों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आजकल पेट्स को मिल रही है. एंड वो मैंने उनसे बात किया जो स्टार्टअप चला रहे हैं बेंगलोर में, काफ़ी डिटेल हमारा डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग हिज इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो. तो वो स्टार्टअप फंडिंग रेस कर रहे थे. वेल्थ मैनेजमेंट का इंडिया में अगले 10 साल का विजन क्या है और जीपीएस कैसे इवॉल्व करेगा? जी. सो करंटली तो एज अ सर्विस हम रन कर रहे हैं, एंड इंडिविजुअली आई सिट विद द क्लाइंट्स, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, अंडरस्टैंड देयर गोल्स, एंड देन मेक अ प्लान
फ्यूचरिस्टिक विजन ये है कि इसको हम पूरा ऐप बेस्ड रन करें. ओके. So you can just download the app and you can put your details and with the use of AI it will plan your strategies. Okay. And suggest you all the investment sectors and the amount of investments. Very nice. Sir, ये कब तक के मतलब what is the around 1.5 years it will take. Okay, so you will be coming up with a application also. Yeah. That will be very convenient for people like us. Salaried employees, the highest tax paying community. Yeah. Sir, ये इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे करें कि टैक्स भी सेव कर लें और वेल्थ भी उनका बिल्ड हो जाए? बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट सैलरीड क्लास बहुत ज़्यादा टैक्स पे करता है. जैसे मैंने भी आपको बताया कि मैं कितने टैक्सेस पे करता हूँ अपनी मतलब डेली लाइफ में. तो सर वो हाउ टू बैलेंस, हाउ कि भैया वो सेविंग भी कर ले और वो टैक्स भी बिना इवेट करे वो टैक्स भी भर दे. तो इसमें कई सारे स्ट्रैटेजीज है. जैसे कुछ सेक्शंस है इनकम टैक्स में, जैसे 80C है. हाँ. जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस इन्वेस्टमेंट का आपको डिडक्शन मिल जाता है. हाँ. तो उसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी आता है और कई सारे इन्वेस्टमेंट्स उसमें. तो उससे एक आप टैक्स सेव कर सकते हैं. अब सवाल आता है कि कौन से एसेट में इन्वेस्ट करना. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होता है, क्योंकि अगर आप टैक्स हर साल पे कर रहे हैं तो आपका कंपाउंडिंग जो है वो रुक जाता है, बिकॉज यू आर विड्रॉइंग द मनी एवरी ईयर. हाँ. तो जैसे एफडी है तो बैंक एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट स्लैब रेट से टैक्स होता है हर साल. तो उसके कंपैरिजन में अगर आप इक्विटी में देखें, इफ यू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, तो हर साल टैक्स नहीं होता. अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है. जब आप उसको सेल करेंगे तब कैपिटल गेन अराइज होगा. और लॉन्ग टर्म अगर है तो सिर्फ 12.5% टैक्स एज कम्पेयर टू स्लैब रेट ऑफ 30%. तो ये सब स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और आपको रेंट इनकम आती है, तो रेंट के अपने डिडक्शंस है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो वहाँ आप टैक्स सेव कर लेते हैं. अगर बिल्डिंग लॉन्ग टर्म होके सेल करते हैं तो फिर कैपिटल गेन आता है, तो वहाँ भी वो एडवांटेज है जो स्टॉक मार्केट का एडवांटेज है. एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी अगर आप बिजनेसमैन की बात करें तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो इंश्योरेंस रहता है, की मैन इंश्योरेंस है, एम्प्लॉय इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम का सीधा बिजनेस इनकम से डिडक्शन मिल जाता है. उसमें कोई लिमिट भी नहीं रहती. तो आप 10 लाख 15 लाख जो भी पे करते हैं तो वो पूरा डिडक्शन मिलता है, यानी यू सेव 30% टैक्स. और जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी और आपको पैसा मिलेगा तब वो टैक्सेबल होगी. बट से इट इज़ एट स्पैन ऑफ 15 ईयर्स, तो जो टैक्स आज आपको भरना है वो आपने 15 साल पोस्टपोन कर दिया है. आप समझिए कि ये टैक्स जो हमने पे नहीं किया उसको अगर हम इन्वेस्ट कर दें तो 15 साल में तो कम से कम 5 गुना हो जाएगा. ऑफ कोर्स. फिर आप उतना ही टैक्स पे करेंगे. 1/4 इज योर इनकम. तो इस तरह से बहुत सारे प्लानिंग हो सकते हैं जो कि लीगल है और एडवाइजेबल है. You need to have that smart, that foresight. सर ये तो सैलरी क्लास की बात होगी. मॉडेस्ट इनकम वाले कैसे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं? मॉडेस्ट मतलब जो हल्का फुल्का पैसा कमा रहे हैं, तो हाउ कैन दे प्लान देयर फाइनेंशियल थिंग्स? तो उन्होंने सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा प्रोटेक्शन तो लेना ही चाहिए. और शुरू कैसे करें ये भी आप बताइए कि हाउ शुड दे बिगिन? द फर्स्ट स्टेप इज प्रोटेक्शन. गेट योर हेल्थ इंश्योरेंस एज द फर्स्ट थिंग यू कैन डू. नेक्स्ट इज योर लाइफ इंश्योरेंस सो दैट इट प्रोटेक्ट्स योर फैमिली. ओके. उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे आप है ना तो म्यूचुअल फंड्स या उसमें इन्वेस्ट करना चालू करें, SIP के थ्रू. ओके. सो स्टार्ट योर SIPs इन म्यूचुअल फंड्स, द गुड म्यूचुअल फंड्स विच आर गिविंग रिटर्न्स टुडे. मिड कैप्स है, स्मॉल कैप में अभी ना जाए कुछ समय के लिए एटलीस्ट. मिड कैप एंड लार्ज कैप एंड थीमेटिक फंड्स है, तो उसमें आप SIP शुरू कर दें. 2,000 5,000 जो भी आप सेव कर सकते हैं उतना आप डालिए. तो उसका क्या है कि धीरे धीरे चल के आपका वेल्थ ग्रो होना चालू हो जाएगा. So that is the first step that you can take. Okay. सर इतने सारे टर्म्स की हम लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे तो टर्म्स मुझे ही नहीं पता था. सो हाउ इम्पोर्टेंस इज दिस फाइनेंशियल लिटरेसी? क्योंकि मुझे इन्वेस्ट करना है, इतनी सारी चीज़ें, डाइवर्स सेक्टर्स हैं जहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए एक प्रॉपर सिक्योर्ड फ्यूचर के लिए. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फाइनेंशियल लिटरेसी? इंडिया एज अ कंट्री, वेयर इज इट स्टैंडिंग in terms of financial literacy? That's in a poor state right now. Very poor state. Okay. So I would advise all the schools and colleges at least to imbibe these courses in their plans. So whatever it may be, engineering, it may be any plan, education sector, you have to have one subject on financial literacy. Even in schools today, because parents give pocket money to their children, they should teach the value of money, how this money grows and how it is earned, how it should be spent. How it should be saved, how it should be invested, so that you get more money out of it.
So these are some elements which are of primary importance. So right from class 7th, I would say, they should start speaking and teaching about financial literacy. Okay. Sir, coming to the end, I want to ask one question. Podcast है, काफ़ी सारे लोग देखेंगे. एक मिथ जो डिबंक करना चाहते हैं आप, तो वो क्या होगा? तो जैसे हमने कई सारी बात की रिगार्डिंग द यंगस्टर्स एंड हाउ दे लूज मनी इन स्टॉक मार्केट. एक और बहुत एक तबका है जो मिडिल एज और एल्डर्स का है, जो बहुत एवर्स है स्टॉक मार्केट से. सो आई हैव सीन दोज पीपल. और जब भी मैं बात करता हूँ कहते नहीं, हमें सिर्फ एफडी में पैसे डालना है, हम स्टॉक मार्केट में डालेंगे ही नहीं, कभी नहीं डालेंगे. तो मेरे ख्याल से वो भी एक गलत स्ट्रैटेजी है जो कि लोगों ने समझना चाहिए. आप बैलेंस करिए, जैसे हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी गुड क्लास ऑफ एसेट जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना ही चाहिए. तो एक ऐसी एक एनिक्डोट मैं आपको बताता हूँ. तो एक मेरा फ्रेंड है, ही इज़ इनटू ज्वेलरी बिजनेस. तो वो भी ऐसे ही है, वो बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करता है और अपने एफडी के अंदर. तो बहुत हमारा डिस्कशन हुआ, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं समझ रहा. फिर मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, तुम ये बताओ कि तुम बड़े बिजनेसमैन हो कि अंबानी? तो फिर वो सोचने लगा, कहते हैं नहीं यार, अंबानी बड़ा बिजनेस. व्हाट विल हैपन इफ ही वर्क्स फॉर यू? चाहते हो तुम? यस. तो मैंने बोला इसकी कंपनी में आप पैसा लगाओ, वो आपके लिए काम करेगा. आप स्टेक होल्डर बन जाते हो. That is the advantage of becoming a shareholder in a company. You invest not in shares, but you actually invest in their businesses. और वो businesses जैसे grow होंगे, best people, best minds in the world are running those businesses. So you get the advantage of. और ये advantage I think हर एक को उठाना चाहिए. Of course. And you should plan for investments. अभी सर मैं ये पूछूंगा आपसे कि ना नेक्स्ट 3 months या 4 months का कैसे ट्रेंड है अभी शेयर मार्केट का इंडिया में, कि जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि बेयर रन चालू है, क्या वो तब्दील होगी, बेटर डेज देखने मिलेगा इन्वेस्टर्स? 1 more year I would say. ओके. ये पूरा साल वॉलेटाइल रहेगा. ओके. एंड यू विल सी सम अप्स एंड डाउन्स ऑफ कोर्स, बट इट विल बी वॉलेटाइल. 8 to 10% 2025 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके. सर, ये शेयर जो ट्रेडर्स हैं, ये लोग मतलब लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ऐसे बोल के खींचते हैं कि हम आपको एफडी कितना ही पैसा देगा, हम आपको मंथली 7.5% हम लोग देंगे. तो सर ये भी कहीं ना कहीं है ना गलत चीज़ें हैं टू मेक पीपल इन्वेस्ट जस्ट टू ग्रो देयर ओन बिजनेसेस. तो सर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा लोग है ना राइचियस भी रहें अपने. Absolutely. और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल है, पैसा है, कहीं वो खुद के पैसे से हाथ ना धो बैठे, तो थोड़ा वो भी अवेयरनेस पे, कॉन्शियसनेस पे काम करें. बिल्कुल. एंड सर इफ़ पीपल वांट टू गेट इन टच विथ यू, नाउ पॉडकास्ट आ गया है, ठीक है, हमने काफ़ी सारी बात कर ली. अगर उनको 1-on-1 आपसे कनेक्ट करना है तो आप प्लीज़ उनको अपना, आप कहाँ मिलेंगे आप वो भी बता दीजिए. डेफिनेटली. सो आई एम अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एज इन माई ऑफिस. तो अगर आप नागपुर में हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं. आप बाहर से हैं तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन फोन, व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू. ओके. बिल्कुल. अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी आप बता दीजिए ताकि कोई डीएम कर दें. So of course you will find that in the the details in my podcast. Yes, in the podcast. Yeah. All the details will be there. Yeah. Thank you so much, Farooq sir, for coming and sharing great insights on investment, wealth management, and a lot of other things. And we hope that we have a great session again when I am more learned and I know the terms that you used. और उस पे मैं अच्छे से स्टडी करके जब बैठूं तो और अच्छी बात हो. So thank you so much for being here. My pleasure. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks.